हेलो गाइस, वेलकम टू बायोलॉजी बॉम्ब। मैं सेल्फ केशव बंसल एंड आज हम इस वीडियो में क्या स्टडी करेंगे। आज हम वीडियो में फंजाई की रेंज ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करेंगे। ठीक है। सबसे पहले रेंज ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन से समझने से पहले हम क्या स्टडी करेंगे कि थैलस क्या होता है। ठीक है। जैसे हमें पता है कि एल्गे भी थैलोफाइट्स होते हैं और फंजाई भी थैलोफाइट्स होते हैं, बट इस थैलस का मतलब क्या है। ठीक है। तो समझेंगे हम कि रेंज का मतलब क्या हुआ उसकी। तो क्या होता है, अगर प्लांट बॉडी रूट्स में, स्टेम्स में एंड लीव्स में डिफ्रेंशिएटेड नहीं है। अगर हिंदी में कहूँ तो हम प्लांट बॉडी को देखकर ये नहीं बता सकते कि ये पार्ट रूट है, ये पार्ट लीफ है, ये पार्ट स्टेम है। तो ऐसे प्लांट बॉडी को, ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, थैलस कहते हैं। ठीक है। जो एल्गे होते हैं वे भी थैलोफाइट्स होते हैं और फंजाई होते हैं वे भी थैलोफाइट्स होते हैं। जब हमने एल्गे स्टडी किया था थैलोफाइट्स में, तो हमने देखी थी कि ये यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टीसेलुलर भी हो सकता है। ठीक है। तो और फिर इनकी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स भी होती हैं। ये तो होकर नहीं सब एक ही जैसे होंगे। ठीक है। नेचर में डाइवर्सिटी मिलती है अलग अलग तरह की। तो जैसे हमने एल्गे के अंदर स्टडी किया था कि मल्टीसेलुलर में डेंड्रॉइड फॉर्म्स थी, पालिमेलॉइड फॉर्म्स थी, पैरेनकाइमेटस, सुडोपेरेनकाइमेटस, साइफनस, है ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की फॉर्म्स थी। तो ये क्या रेंज है थैलस की। इसी प्रकार से फंजाई के अंदर भी हमें क्या मिलेगी, इस थैलस स्ट्रक्चर की रेंज मिलेगी। ठीक है। यही हमारा आज का मेन टॉपिक है। क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं। तो फंजाई के अंदर जो थैलस स्ट्रक्चर होता है, जैसे एल्गे में था, यूनिसेलुलर मिलेगा और मल्टीसेलुलर मिलेगा। हमने पर फिलामेंटस क्यों यूज़ किया है, आप मल्टीसेलुलर भी यूज़ कर सकते हो, एक ही बात है। बिकॉज और प्रॉपर एक्चुअली मल्टीसेलुलर भी ही होगा। बिकॉज क्या होता है यहाँ पर जो एल्गे में तो क्या था कि ज़रूरी नहीं था कि फिलामेंट ही बने। एल्गे में आपको डेंड्रॉइड, पाल्मेलॉइड फॉर्म्स में मिल जाएंगी, बट यहाँ पर मोस्टली जो बहुत मोस्ट कॉमन होता है कि हाइफे की फॉर्म्स में होते हैं। हम पढ़ेंगे हाइफे क्या है। तो हाइफे क्या है, ब्रांच फिलामेंट्स होते हैं। सो अल्टीमेटली जो मल्टीसेलुलर फॉर्म्स होती हैं फिलामेंट की फॉर्म में ही होती हैं। एक दो एक्सेप्शन भी अब हम देखेंगे। ठीक है। तो इसलिए फिलामेंटस थैलिस यूज़ किया गया है। आप मल्टीसेलुलर भी कर सकते हो, बिल्कुल सही होगा वो। ठीक है। सो यूनिसेलुलर थैलिस की अगर हम बात करें तो इसमें मैंने डिटेल में लिखा हुआ है काफ़ी। ठीक है। बट इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ नाम याद रखना है। ठीक है। क्या क्या है, जैसे काइट्रेट्स हो गया। ठीक है, काइट्रेट्स हो गया, होलोकार्पिक फंजाई है, स्लैमे माउल्ट्स याद रख लो और यीस्ट याद रख लो। ठीक है। सिर्फ नेम करना है। ठीक है। मैं सबको रीड करूँ जिसका कोई फ़ायदा नहीं, सब मतलब कोई फ़ायदा नहीं होगा सबका। ठीक है। तो ना इतना सबको एक चीज़ को याद रहेगा। सो आप मिनिमम नेम याद कर लो। ठीक है। जो मल्टी सेलुलर है उसमें काफ़ी समझने का है, इसके अंदर आप सिर्फ नाम याद रखो, ये थैलेस स्ट्रक्चर से रिलेटेड नहीं है उतना। ठीक है। कह सकते हो जैसे भाई इस्लामी माउल्ट्स के अंदर आपको थोड़ा सा नेकेट मिल गया। ठीक है। प्रोटोप्लाज्म या फिर मल्टी न्यूक्लिएट भी हो सकता है प्रोटोप्लास्ट। ठीक है। मेन आप क्या याद रखना है, इसके अंदर नाम याद रखना है। काइट्रेट्स में मिलता है, होलोकार्पिक फंजाई में मिल जाएगा। ठीक है। देखो यहाँ भी स्पेसिफिक नाम नहीं है। ठीक है। ग्रुप्स के अंदर बताया कि इस्लामी माउल्ट्स के अंदर मिल जाएगा। ठीक है। यीस्ट के अंदर मिल जाएगा। यीस्ट तो आपको सबको ही पता होगा। यीस्ट अगर कुछ याद भी ना रहे तो यीस्ट याद रख लेना। ठीक है। यीस्ट को हम सैक्रोमाइसिस भी कहते हैं, ये कभी एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं, सैक्रोमाइसिस। ठीक है। फिर हम सोचते हैं ये क्या चीज़ है, तो इसी ये यीस्ट ही होता है। इसके अंदर कैसा होगा, यूनिसेलुलर थैलस होगा, जैसे इस फिगर के अंदर दिख रहा है। ठीक है। अब हम आते हैं मल्टीसेलुलर, जिसे हम फिलामेंटस कह रहे हैं। ठीक है। अब क्या होता है, जो फिलामेंटस थैलस होता है, फिलामेंटस थैलस किस फॉर्म में होगा, फिलामेंट्स की फॉर्म में होगा। जो मल्टीसेलुलर थैलस है वो किस फॉर्म में, फिलामेंट्स की फॉर्म में है। ठीक है। अभी जो फिलामेंट्स होते हैं, इन फिलामेंट्स को हम क्या कहते हैं, हाइफे कहते हैं। जो फिलामेंट होंगे, ये फिलामेंट है, ये ब्रांच्ड फिलामेंट, इनमें क्या कहना है, हाइफे। ठीक है। अब ये हाइफे क्या करेंगे, अगर ये हाइफे एक दूसरे में उलझ जाएंगे, बहुत सारे हाइफे। ठीक है। मल्टी सेलुलर है, बहुत सारे सेल्स होंगे, हाइफे भी बहुत सारे सेल्स मिलकर बना होता है। और फिर इस तरह बहुत सारे हाइफे जब एक दूसरे में टेंगल्ड हो जाएंगे, तो यहाँ पर उन्होंने क्या फॉर्म कर लिया, यहाँ पर इन्होंने एक टेंगल्ड मास फॉर्म कर लिया, है ना, एक दूसरे में उलझ के। अब इस मास को हमने क्या नाम दिया, इस मास को हमने क्या नाम दिया, माइसीलियम। ठीक है। तो मल्टी सेलुलर जो सेल्स हैं, जो थैलस है, वो किस फॉर्म में होते हैं, जनरली फिलामेंट्स की फॉर्म में होता है। कैसे, ब्रांच फिलामेंट्स। इन ब्रांच फिलामेंट्स को हमने क्या नाम दिया, हाइफे। ये हाइफे एक दूसरे में उलझ कर क्या फॉर्म कर लेंगे, माइसीलियम फॉर्म कर लेंगे। ठीक है। अब ये जो अगर हम हाइफे की बात करें, हाइफे क्या हो सकता है, ये हाइफे ऐसा हो सकता है कि लेट ये हाइफा है। ठीक है। ये ब्रांच फिलामेंट है। अब इस हाइफे में ऐसा भी हो सकता है कि जो सेल्स होंगे, ठीक है, कोई मल्टी सेलुलर है स्ट्रक्चर,
ठीक है। अभी सेल्स जो है एक दूसरे से सेपरेट हो सकते हैं बाय सेप्टा, ठीक है। ये जो सेप्टा प्रेजेंट है, ये सेल्स एक दूसरे से, ये तो इससे सेपरेट हो सकते हैं, ठीक है, तो हम कहेंगे सेप्टेट, ठीक है। तो अब क्या होगा, इनके सेपरेट होने की वजह से जो इनके अंदर न्यूक्लियाई है, चाहे बायो न्यूक्लिएट हो, चाहे मल्टी न्यूक्लिएट हो, चाहे यूनी न्यूक्लिएट हो, तो वो न्यूक्लिया इन सेल्स के अंदर ही इनक्लोज रहेंगे। ये नहीं है कि इधर उधर घूमते फिर रहे हो, ठीक है। तो ये अगर ये सेप्टेट कंडीशन हाइफे की, क्लियर। अब क्या हो सकता है, अब ये हो सकता है कि अगर ये सेप्टा ना हो, ठीक है, अगर ये सेप्टा, अगर ऐसे हाइफे हैं जिनके अंदर सेप्टा नहीं है, तो ये क्या होगा, ये जो न्यूक्लियस है इनके अंदर, ये सब भगते फिरेंगे इधर उधर, है ना। तो कोई कोई सीमा नहीं है ना, कहीं भी जा सकते हैं। बिकॉज पहले तो ये जो वॉल थी, ठीक है, इस वॉल ने रोका हुआ था, अभी कहीं भी जा सकते हैं। तो इस मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन को, इस एसेप्टेट कंडीशन को हम क्या कहते हैं, ये इसमें क्या होता है, सिनोसिटिक कंडीशन राइज हो जाती है, सिनोसिटिक, ठीक है। ये मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन राइज हो जाती है, ठीक है। अब मल्टी न्यूक्लिएटेड भी स्पेसिफिकली क्यों, बिकॉज एसेप्टेट है, ठीक है। बिकॉज सेप्टा वालों के अंदर भी हमने भी देखा, एक सेल के अंदर भी एक न्यूक्लियाई भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, बहुत सारे भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन वहाँ भी हो, बट मेन बात है वहाँ पर सेप्टा है, तो सेप्टा की वजह से हर एक सेल का न्यूक्लिया एक दूसरे से सेपरेटेड है, ठीक है। बट जो एसेप्टेट होंगे वहाँ पर सेप्टा नहीं होगा, तो एक दूसरे के जो न्यूक्लिया है वो इधर उधर मिक्स हो जाएंगे। इस कंडीशन को क्या कहते हैं, सिनोसिटिक कंडीशन कहते हैं। ये समझना ऐसे ज़रूरी है, बिकॉज कई बार पूछ लेते हैं कि इस मतलब कोई भी की एक स्पेसिफिक वो पूछ लिया, क्लास ही पूछ ली कि एस्कोमैसिटीज हो गया, फिर बेसिडियोमैसिटीज हो गया, ठीक है। कोई भी ग्रुप के अंदर पूछ लिया कि इसके हाइफा कैसे होता है, तो वहाँ पे आपको पूछ लेंगे कि भाई ब्रांच्ड होते हैं या फिर ये सेप्टेट होते हैं, फिर सिनोसिटिक होते हैं, फिर सेप्टेट सिनोसिटिक। तो इतना तो ज़रूरी है कि हमें हर एक स्पेसिफिकली पता होना चाहिए, ठीक। बट यहाँ पर ऑप्शंस दे के रखते हैं कई बार कि सेप्टेट के आगे सिनोसिटिक लगा दिया। अब जिसने इतना पढ़ा है कि सेप्टेट होगा तो सिनोसिटिक नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि सिनोसिटिक कंडीशन कब अराइज करते हैं, ए सेप्टेट वाली कंडीशन में, ठीक है। तो वहाँ पर आपको आसानी हो गया, आपके कुछ जो ऑप्शंस हैं वो मतलब आप हटा सकते हो कि भाई ये नहीं ऑप्शन हो सकता, ठीक है। सो वही सारा है कि जो हाइफ है सेप्टेट भी हो सकते हैं और ए सेप्टेट भी हो सकते हैं, ठीक है। ए सेप्टेट होगा तो कैसी कंडीशन होगी, सिनोसिटिक कंडीशन होगी। और जो सेप्टेट माइसिलियम उसमें भी इसलिए लिखा है कि यूनी न्यूक्लिएट भी हो सकता है, बाय न्यूक्लिएट भी हो सकता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड भी हो सकता है, बट वहाँ पर सेप्टा जरूर है, ठीक है। इसलिए सिनोसिटिक कंडीशन नहीं कह सकते सेप्टेट के अंदर, ठीक है। अब क्या होता है, जो सेप्टा होता है, जैसे सेप्टा की बात ही अगर चली है, तो ये सेप्टा जैसे अगर एस्कोमैसिटीज होंगे, ये सेप्टा सिंपल भी हो सकता है फिर कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। कैसे, अगर ये जैसे एस्कोमैसिटीज के अंदर हमें सिंपल सेप्टा मिलता है, क्यों, क्योंकि लेट ये एक अगर ये हाइफा है, ठीक है। अब इस हाइफे में एक ये सेल ये हो गया, ठीक है, एक सेल ये हो गया, ठीक है। अब जो सेल है, इनके सेल के बीच में क्या प्रेजेंट है, ये सेप्टा प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये जो सेप्टा होगी, अगर इस सेप्टा के बीच में सिर्फ एक सिंपल पोर प्रेजेंट है, तो इनमें से क्या कहना है, सिंपल सेप्टा, ठीक है। ये कैसे मिलता है, एस्कोमैसिटीज में मिलता है, एस्कोमैसिटीज में, देखो स्पेशली अगर ब्रॉडली को रखते हैं बिल्कुल एस्कोमैकोटीना के मेंबर से मिलता है, ठीक है। और अगर बेसिडियोमैसिटीज हुआ या फिर कहें बेसिडियोमाइकोटीना जो हुआ, ठीक है, उसमें क्या मिलेगा, उसके अंदर सिंपल पोर्स नहीं मिलते, उसके अंदर सिंपल सेप्टा नहीं मिलेगा, उसके अंदर कॉम्प्लेक्स सेप्टा मिलेगा। कॉम्प्लेक्स क्यों, बिकॉज वहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, डोलीपोर प्रेजेंट होगा। अभी डोलीपोर चीज़ क्या बुलाए, कुछ नहीं होता, अगर इस सेप्टा के अराउंड, मैं इस पर बना के दिखाता हूँ कैसे हम सिंपल पोर को कन्वर्ट करेंगे डोलीपोर में। अगर इस सेप्टा के अराउंड ऐसे मैं एक मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर बना दूँ, एक मेम्ब्रेन तो मैंने पर्पल से बना दी, ठीक है, एक मेम्ब्रेन मैं पिंक से बना रहा हूँ। अगर मैं डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर बना दूँ सेप्टा के हर एक साइड में, अब क्या हुआ, ठीक है, अभी क्या बनेगा, डोलीपोर सेप्टम बन गया, क्या बन गया, डोलीपोर सेप्टम, ठीक है। या ये जो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, क्या कहता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड जो पोर है, ये रहा उल्टा बिट, ठीक है। तो ये जो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, क्या कहता है, पेरेंथोजोम, पेरेंथोजोम, तो जोम, ठीक है। ये जो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर हम कहते हैं पेरेंथोजोम। तो डोलीपोर क्या होता है, पेरेंथोजोम से सराउंडेड होता है, क्लियर। एस्कोमैसिटीज में कौन सा मिलेगा, सिंपल पोर मिलेगा, और बेसिडियोमैसिटीज में डोलीपोर मिलेगा, ठीक है। वही सब लिखा है इसके अंदर,
एस्कोमाइसिटीज़ के अंदर सिंपल पोर मिल जाएगा आपको, सिंपल पोर, और बेसिडियोमाइसिटीज़ के अंदर डोली पोर मिल जाएगा। ये भी एमसीक्यूज में पूछ लेता है। और फ़र्क क्या होता है हमने बताया था कि पैरेंथोजोम प्रेजेंट होती है, कि हमारे ये भी पूछ लेते हैं डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर का नाम क्या है। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया था कि क्यों हमेशा जरूरी नहीं कि फिलामेंट ही होगा, जैसे बताया गया है कि मल्टी सेलुलर फंजाई जो होती हैं उनके अंदर मोस्टली क्या होगा, हाइफे प्रेजेंट होंगे, ब्रांच फिलामेंट्स होंगे। ठीक है, और फिर ब्रांच फिलामेंट्स क्या फॉर्म कर लेंगे, ये इंटरटैंगल स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेंगे, इसे हम क्या कह रहे हैं, माइसीलियम कह रहे हैं। ठीक है, बट कुछ फंजाई ऐसे भी होते हैं चाहे मल्टी सेलुलर हैं भले ही, बट उनके अंदर माइसीलियम नहीं है। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल पूछ लेते हैं कई बार एमसीक्यूज में, सिनकाइट्रियम। सिनकाइट्रियम ऐसा मल्टी सेलुलर फंजाई है जिसके अंदर मल्टी सेलुलर होने के बाद भी माइसीलियम नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो माइसीलियम है, जो मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर, इसकी एक रेंज है, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स का हो सकता है। ठीक है, सो क्या ये फॉर्म्स याद रख लीजिए, प्लेक्टनकाइमा, स्क्लेरोशिया, राइजोमॉर्फ, स्पोरोफोर्स, स्ट्रोमा। इनके ऊपर बहुत एमसीक्यूज आता है, प्लेक्टनकाइमा, स्क्लेरोशिया, राइजोमॉर्फ, स्पोरोफोर्स, स्ट्रोमा। ठीक है, अब यहाँ पर भी आपको सारी कहानी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जिसे पढ़ना हो पढ़ सकता है इसके अंदर से। ठीक है, मेन बात क्या है कि प्लेक्टनकाइमा, जैसे हमें पता है कि माइसीलियम होगा, तो माइसीलियम किसका एग्रीगेशन है, हाइफे का एग्रीगेशन, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, हाइफे से मिलकर माइसीलियम बना है। अभी जो प्लेक्टनकाइमा है, ठीक है, अभी दो टाइप का हो सकता है, ये माइसीलियम दो टाइप के हो सकता है। कैसे, कि अगर ये जो हाइफे हैं, जैसे फिगर में दिख रहा है, अगर ये जो हाइफा है, ठीक है, कि ये जो मास है, मास ऑफ माइसीलियम है, अगर इसमें बता पा रहे हैं कि ये रहा एक हाइफा, ये रहा दूसरा हाइफा, ये है तीसरा हाइफा, मतलब हम देखकर जो हाइफे है उन्होंने अपनी इंडिविजुअलिटी को लूज नहीं किया है। ठीक है, मतलब अपनी इंडिविजुअलिटी को रखा है कि हम देख के पता लगा सकते हैं भाई ये यहाँ भी हाइफा है, ये भी हाइफा है, ये भी हाइफा है। तो ऐसे जो मॉडिफिकेशन है माइसीलियम की, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोजेनकाइमा। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, प्रोजेनकाइमा। दोनों ही अब ये आते दोनों प्लेक्टनकाइमा के अंदर ही हैं, प्रोजेनकाइमा भी और सुडोपेनकाइमा भी। ठीक है, लेकिन अगर जो मास है माइसीलियम का, उसमें हम हाइफा जो देख रहे हैं उन्होंने अपनी इंडिविजुअलिटी को रिटेन रखा हुआ है, लूज नहीं किया है, तो ऐसे को हम क्या कहेंगे, प्रोजेनकाइमा। और अगर उन्होंने लूज कर दिया, कि हम जैसे इसके अंदर देख के पता नहीं लगा सकते, ठीक है, कि कौन सा एक माइसीलियम है ना, जो गुच्छा सा दिख रहा है, ठीक है, मास दिख रहा है, फ्यूज हो चुके हैं हाइफे एक दूसरे में, और हम देख के पता नहीं लगा सकते कि कौन सा हाइफा कौन सा है। ठीक है, तो ऐसे को हम क्या कहेंगे, सुडोपेरेन्काइमा। ठीक है, ये सुडोपेरेन्काइमेटस ऑर्गेनाइजेशन हो गई। क्लियर, इन्हीं मेन दो तीन पॉइंट्स ही पूछते हैं एमसीक्यूज में। जैसे स्क्लेरोशिया हो गया, ठीक है, स्क्लेरोशिया क्या है, क्वेश्चन लाइक कॉम्पैक्ट मास, इसी तरह से पूछते हैं क्वेश्चन लाइक कॉम्पैक्ट मास कौन सा है, फिर ऐसे एग्जाम्पल सेट कर देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन लाइक कॉम्पैक्ट मास कौन सा हुआ, स्क्लेरोशिया। बाकी किसी को याद रखना है तो जैसे देख सकते हैं कि आउटर कैसा होगा, आउटर डार्क स्ट्रक्चर दिख रहा है हमें, फिर ब्राउन या फिर ब्लैक कलर का होता है, आउटर क्रस्ट होती है टफ। ठीक है, और अगर इनर की बात करें तो इनर में ये कलरलेस होता है। ठीक है, तो मेन आपको क्या ध्यान रखना है कि क्वेश्चन लाइक कॉम्पैक्ट मास है, ये जरूर ध्यान रखना आपको स्क्लेरोशिया में, स्क्लेरोशिया में मिल जाएगा जैसे ही आपको। ठीक है, फिर आती है बात राइजोमॉर्फ की। राइजोमॉर्फ में क्या होता है कि रोप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डार्क ब्राउन रोप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, तो थिक होंगे, जिलेटिनस होंगे, ये सब ये ऐसे नहीं पूछेगा आपको, क्या पूछेगा, रोप लाइक स्ट्रक्चर्स है कि नहीं। ठीक है, किस में, तो ऐसा आपको एग्जाम्पल्स दे देगा। अगर रोप लाइक पूछा तो राइजोमॉर्फ, क्वेश्चन लाइक पूछा, ठीक है, तो स्क्लेरोशिनिया। तो अगर ऐसे पूछा कि हाइफे किसके अंदर फ्यूज है, तो किसके अंदर फ्यूज है, सुडोपेरेन्काइमा के अंदर। और किसके अंदर इंडिविजुअलिटी रिटेन की गई है, किसके अंदर या फिर किसके अंदर फ्यूज नहीं है, तो प्रोजेनकाइमा। ठीक है, अगर ऐसे पूछ रहे फॉल्स टिश्यू की फॉर्म में किस में है, तो आप प्लेक्टनकाइमा कह सकते हो। ठीक है, फिर आता है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में क्या होता है कि हमें पता है कि जो थैलस होता है, ठीक है, उस थैलस में से क्या राइज करते हैं, सर्टेन स्पोरोफोर्स राइज करता है, बिकॉज सारा तो थैलस स्ट्रक्चर, और थैलस किससे बना है, माइसीलियम से बना है, अगर मल्टी सेलुलर की बात कर रहे हैं, एक जैसे सिनकैट्रियम हो गया, फिर एक दो को छोड़ दिया। ठीक है, तो अगर स्ट्रोमा है तो स्ट्रोमा भी क्या है, मॉडिफिकेशन है माइसीलियम की। ये क्या होता है इसमें, ये फ्लैट होता है, क्वेश्चन लाइक होता है, सुडोपेरेन्काइमेटस। ठीक है, मेन बात इसमें क्या है जिससे आप इसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, वो क्या है, इससे स्पोरोफोर्स राइज करता है, जो मैं बता रहा हूँ कि जैसे जिसमें से स्पोरोफोर्स राइज करेंगे। स्पोरोफोर्स क्या होते हैं, स्पोर बियरिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है,
ये अपने पर क्या बियर करेंगे, स्पोर्स बियर करेंगे अपने पर, वो अभी हम डिटेल में बात करेंगे कैसे, ठीक है। तो इन स्पोरोफोर्स ये कहाँ से राइज करते हैं, स्पोरोफोर्स क्या में से क्या निकलेंगे, स्पोर्स निकलेंगे, वे स्पोर बियर करेंगे, ठीक है। अभी जो स्पोरोफोर्स है ये किससे राइज करते हैं, ये स्ट्रोमा से राइज करते हैं। तो स्ट्रोमा क्या हुआ है, प्रोस्ट्रेट थैलस का पार्ट, ठीक है। प्रोस्ट्रेट थैलस यानी जो हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रहा है, जो लैंड से चिपका हुआ है, ठीक है, उसमें से ही इरेक्ट स्ट्रक्चर निकलते हैं जिसे हम क्या कह रहे हैं, स्पोरोफोर्स, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्या है, स्पोरोफोर्स है, ये स्ट्रोमा का डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, स्पोरोफोर्स जो हमने बात करी। तो ये किससे राइज करते हैं, इस पोस्टरेट हाइफा से राइज करते हैं, और हम बोले स्पेसिफिकली किससे राइज कर रहे हैं, स्ट्रोमा से राइज कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि स्ट्रोमा में से निकलते हैं, क्लियर। अभी जो स्पोरोफोर्स होते हैं, स्पोरोफोर्स इरेक्ट हैं, एरियल है, क्योंकि स्ट्रोमा जो है वो पोस्टरेट थैलस है जो हॉरिजॉन्टली ग्रो करेगा, लैंड से चिपका होगा, जब उसमें से इरेक्ट स्ट्रक्चर निकल रहा है वो क्या है, स्पोरोफोर्स है, ठीक है। अब ये स्पोरोफोर्स को हमने क्यों कहा स्पोरोफोर्स, क्योंकि स्पोर बियर कर रहे हैं, ठीक है। ये ब्रांच्ड भी हो सकते हैं जैसे पिरोनोस्पोरा में, या फिर अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं जैसे एल्बिगो में, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो स्पोर बियर करते हैं उसकी थोड़ी सी बात करते हैं। जो स्पोर बियर करते हैं ये स्पोर एक्सोजीनस भी हो सकते हैं, ठीक है, जैसे कोनिडिया, अभी इसका मतलब समझेंगे हम क्या है, और या फिर एंडोजीनस हो सकता है, एंडोजीनस जैसे जूस्पोर्स एंड एप्लानोस्पोर्स, ठीक है। एक्सोजीनस का मतलब क्या है कि लेट ये स्पोरोफोर है, स्पोरोफोर पे सीधा डायरेक्ट क्या निकल गए, ये कोनिडिया राइज हो गए, ठीक है, सीधा डायरेक्ट कोनिडिया राइज हो गए, किसी भी सैक लाइक स्ट्रक्चर में नहीं है, ठीक है, सीधा कोनिडिया राइज करके। तो हम क्या कहेंगे इसे कि ये क्या है, कोनिडियो फोर्स है, ठीक है, बिकॉज ये डायरेक्ट क्या बियर कर रहा है, डायरेक्ट कोनिडिया बियर कर रहा है। तो अब इस स्पोरोफोर को हम क्या बोलेंगे, कोनिडियोफोर बोलेंगे सीधा, ठीक है, जो डायरेक्ट कोनिडिया बियर कर रहा है। और ये क्योंकि किसी सैक लाइक स्ट्रक्चर में बियर नहीं करा कोनिडिया को, तो हम कहेंगे एक्सोजीनस है, सीधा बाहर सरफेस पर उग गए। अब क्या होगा, अब अगर जो स्ट्रक्चर्स हैं ये स्ट्रक्चर्स किसी सैक लाइक स्ट्रक्चर में बन रहे हैं, ये तो मिटाना ही पड़ेगा, ये स्ट्रक्चर्स किसी अगर सैक लाइक स्ट्रक्चर में बन रहे हैं जैसे कि ऐसे, ठीक है, इस सैक लाइक स्ट्रक्चर से हम कह रहे हैं स्पोरेंजिया, ठीक है। अगर इस स्पोरेंजिया के अंदर सर्टेन स्पोर्स बन रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, ये एंडोजिनस स्पोर्स हैं, ठीक है। और अब हम इस स्पोरोफोर को क्या कहेंगे, अब हम इस स्पोरोफोर को कहेंगे स्पोरेंजियोफोर, स्पोरेंजियोफोर क्यों, क्योंकि पहले ये स्पोरेंजिया बियर कर रहा है, अब उस स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स हैं, ठीक है। अब ये स्पोर्स मोटाइल होंगे तो जू स्पोर्स होंगे, और नॉन मोटाइल होंगे तो एप्लानो स्पोर्स होंगे, ठीक है, इतना क्लियर। बाकी कई बार जो स्पोरोफोर्स हैं ये ग्रुप फॉर्म करके और भी मॉडिफिकेशंस फॉर्म कर लेते हैं, लाइक पिकनिया, स्पोरोडोचिया, हिमनिया, ठीक है, जनरली बट ये मिलती हैं, ठीक है। जैसे ये आपको इसमें फिगर में बताया गया है, जैसे ये हुआ, ठीक है। तो देखो कोई भी सैकलाइक स्ट्रक्चर नहीं है, सीधा जो कोनिडियोफोर है इन पर क्या फॉर्म हो गए, कोनिडिया फॉर्म हो गए, ठीक है। अब अगर आप हाथों हाथ ये वाली स्ट्रक्चर देखो तो ये देखो जो है ये भी क्या है, कोनिडिया है, ठीक है, कोनिडिया है इसमें भी, एस्परजिलस का स्ट्रक्चर है ये। तो कोनिडिया क्या एक्सोजिनस स्पोर है, कोई भी सैकलाइक स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है, एक्सोजिनस है। जबकि अगर आप ये देखोगे तो यहाँ पर क्या ये स्पोरोफोर है, ये स्पोरोफोर हुआ, और वो क्या बियर कर रहा है, वो स्पोरेंजिया को बियर कर रहा है ना, स्पोरेंजिया है, इस स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स हैं, अब वो जू स्पोर्स भी हो सकते हैं, प्लानो स्पोर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्या हुए, ठीक है, ऐसे वाले आपके स्पोरेंजियो जो स्पोरोफोर्स हम क्या कहेंगे, स्पोरेंजियोफोर, क्लियर। सो यहाँ पे आपकी जो फंजाई है, ठीक है, उसकी रेंज ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट हुई। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड जो भी सारे वीडियोज़ हैं उन्हें शेयर करें ताकि और की भी हेल्प हो सके। एंड प्लीज़ डोनेट करें ओनली 10 रुपीज़ पर मंथ, इससे आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में एंड इस वर्ल्ड में एक डिफरेंस क्रिएट होगा। एंड आई विल बी मोर मोटिवेटेड कि मैं आपको नोबल सर्विस प्रोवाइड कर सकूँ, बेटर बुक्स एंड टेक बाय कर सकूँ। सो थैंक यू फ्रॉम बायोलॉजी बॉम्ब, सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।